नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे बजट 2022 की। बजट 2022 को देखते हुए बिहार विधानमंडल दल के नेता और विधायक अजीत शर्मा केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जाति उन्माद फैलाकर देश को ठगने का काम कर रही है। बिहार के जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया है। इस बजट 2022 के सत्र में पिछले सत्र में भी बिहार को कुछ नहीं मिल पाया था और इस बजट सत्र में भी पूरे देशवासी को ठगने का काम किया गया। राज्य में भी एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को कोई सौगात नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत समर्थन वापस लेना चाहिए। बड़ा देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट में हुआ। पिछले तरह बजट में कुछ नहीं मिला। बिहार को कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। बड़ा आश्चर्य है। आप कहते हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे, रोजगार बनाएंगे। आप तो जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार आपने नहीं दिया। पिछले बजट में भी कुछ नहीं हुआ और इस बजट में भी आपने कुछ नहीं दिया। बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यह तो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। भाषण देने में तो सबसे अधिक है इनका। आप देखिए पूरा बजट में लगता है ये भाषण दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं किसी को, न बिहार को। अरे आप तो सीधे बोलिए कि आप तो रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रेल नहीं चलाएंगे, तो रेल बेच क्यों रहे थे? हवाई सेवा आपने क्यों बेच दी एयर इंडिया को? आप तो सिर्फ देश को पीछे जाति उन्माद फैला के आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है। पूरे देशवासी निराश हुए हैं, खास करके बिहार, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार को कुछ भी नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना होगा कि बिहार की उपेक्षा हुई है। इनको तो 1 मिनट में उससे समर्थन वापस ले लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग हम लोग पहले से करते रहे हैं और उनके जो आदरणीय ललन सिंह जी जो प्रदेश, उन्होंने भी किया है। फिर आपको तो कुछ भी निराश हाथ लगी बिहार को, तो आप क्यों साथ में बैठे हैं? बजट में कुछ भी नहीं है। पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया है, पूरे बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। यह लगता है कि ये प्रवक्ता की तरह ये फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सिर्फ भाषण दिया है। जनता इसको माफ। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के बीच का यह अमृत बजट है। आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला है। सबका साथ सबका विश्वास मूल मंत्र पर आधारित है और महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों सभी का ख्याल रखा गया है। कोरोना की विपरीत परिस्थिति के बावजूद अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही। आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों, सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा। पटना में केंद्रीय बजट पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। दानिश रिजवान का कहना है कि ये बजट बिहार के लिए ठीक नहीं, बिहार की हकमारी हो रही है। देखिए, ये बजट बिहार के लिए निराश करने वाला बजट है। जब नीति आयोग के रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार हर मामले पे पिछले पायदान पे है, तो हमें उम्मीद थी कि नीति आयोग की सिफारिशों के आलोक में ही वित्त मंत्रालय बिहार की सुधि लेगा और बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज के बजट ने एक साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं से आज भी बिहार की हकमारी हो रही है, जो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लिए कहीं से ठीक नहीं है। वही भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद भी केंद्रीय बजट पर बयान दिए हैं। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा है भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने। पब्लिक एक्सपेंडिचर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में अनाउंस किया गया बजट है। आपने देखा कि जिस तरीके से एमएसपी के लिए 27,000 करोड़
रुपए का प्रोविज़न किया गया है। नेशनल हाईवेज़ के ग्रोथ के लिए, पीएम गति शक्ति योजना के लिए जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्टअप किया गया है। पिछला जो 2 साल का कार्यकाल था, निश्चित तौर पर कोरोना के कारण बीच बीच में सरकार ने डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड अनाउंसमेंट किए थे, जिससे जो एक फ्रेगमेंटेशन का दौर था वो कंसोलिडेट हुआ था। और आज एक बार फिर से हम अपना लोअर बेस इकोनॉमी का मजबूत बनाए रखें, जिसकी बुनियाद पर भारत जब 100 साल का जश्न मना रहा होगा आज़ादी के, तब उस वक्त हमारी इकोनॉमी क्या होगी, आज उसकी बुनियाद रखी गई है। निर्मला सीतारमण जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनकी भविष्य के लिहाज से दूरदर्शिता को लेकर हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारत को भविष्य में विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा है वो साकार होगा, उसकी बुनियाद आज रखी गई है। हम अगर यह सोच रहे हैं कि उसमें लोक लुभावन कोई अनाउंसमेंट हो, तो यह निश्चित तौर पर नहीं मिलेगा। और जो लोग पहले से यह आरोप लगा रहे थे कि चुनावी राज्यों को देखते हुए कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो आप यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना एक प्योरली प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में भविष्य के लिहाज से भारत की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए, भारत के भविष्य के लिहाज से एक बेहतर बजट अनाउंस किया है। आम बजट पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बजट भारत के धन को बेचने वाला है। यह बजट धनवानों का बजट है, देश गरीबी की तरफ जा रहा है। बालू का मामला हो, शराब का मामला हो, रोजगार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग का मामला हो, सरकार इसी में लगी हुई है। 60 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। जैसे अब तक मिल गया आपको नौकरी, अब तक 14 से नौकरी बढ़ती जा रही है ना। और नौकरी न दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं, चला ना। अब उसका क्या होगा? मान लो तुम नौकरी नहीं दे पाओगे, लेकिन नौकरी जिनको थी, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में इतने बेरोजगारों को खपत करने की गुंजाइश थी, वो क्यों निकाले जाए? इनकम टैक्स स्लैब में भी आमदन बजट में कुछ नहीं दिया गया। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से जिन लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, वही अब विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उस अपराध उनको कबूल करना पड़ेगा। जिस राज्य को इन्होंने तो जंगल राज्य कहा, उस राज्य के विशेष दर्जे की मांग को क्यों नहीं पूरा होने दिया? आज समझ रहे हैं कि हम ही लोग सही थे। उसी कदम उसी पर उठाना पड़ रहा है। उस समय रोकने वालों में ये शामिल लोग थे, और आज मांग रहे हैं तो रोकने वालों में आज भी शामिल है। भारत की सरकार का समर्थन जो कर रहा हो, वो मांग किसे रहा है? आप बताओ। आप किसी से अपना फोटो लेकर के खींच रहे हो और कह रहे हो कि फोटो भाई खींच देना, तो तुम्हारे पास तो जा रही है, अब कह किसके रहे हो? सरकार में है कि नहीं है? इनका मंत्रालय जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, स्टील वाले बनाने के निर्माण में इनके मंत्री हैं कि नहीं हैं? किससे मांग रहे हैं? बिहार की जनता को मूर्ख मत बनावे, इतना ही कहना है मुझे। इसको कानूनी दर्जा दो, या केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है। इसमें ना मानने वाले को कोई सजा नहीं है। कानून का एक ही मतलब, या तो मानोगे या तो सजाए भोगोगे। इसमें सीधी सी बात है, चाहे वो माने चाहे ना माने। जैसे बिहार है, यहाँ भी तो एमएसपी की बात हो रही है। 1940 के बदले में 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल, 500, 550, 600 रुपया प्रति क्विंटल एक एक किसान को लूट खजाने से जा रहा है। किसके जहाँ पर चला जा रहा है पैसा? तो वही जो 2000 करोड़ रुपया तो लोकसभा के चुनाव के पहले कलेक्शन सरकार को करना है, उसी। वहीं गया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता विजय कुमार मिट्टू ने कहा है कि वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने खर्च किया, लेकिन बजट देखने से पता चलता है कि हमने बेच दिया। कॉरपोरेट घरानों को फिर ऋण में छूट देकर मोदी सरकार ने अपने को चंद लोगों की सरकार सिद्ध कर दिखाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज मोदी सरकार 2 की बजट पेश किए हैं। सर, क्या बजट में खास रहा है सर? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का और केंद्रीय वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण जी का चौथा जो आम बजट 2022-23 जो पेश किया गया, वो बजट गरीब, मध्यवर्गीय, वेतनभोगी, युवा और किसान के लिए बेहद निराशाजनक है। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरे देश त्रस्त है और खास करके गरीब, मध्यवर्गीय, वेतनभोगियों को ये पूरी उम्मीद थी, युवा किसान को ये पूरा उम्मीद था कि सरकार इस महामारी में जो हम आर्थिक स्थिति खराब हुई है, आम जनता जो परेशानी झेल रहे हैं, आम जन जो कर्ज के बोझ से लद चुके हैं, उन्हें सरकार निश्चित रूप से कुछ राहत देगी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिला। उनके साथ पूरी तरह से इस बजट में विश्वासघात हुआ है। इस बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की गई है, डिजिटल पढ़ाई की बात की गई है और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अभी तो केवल कोरोना काल में 20 चैनल ही पढ़ाए थे, अब 200 चैनल डिजिटल पढ़ाई कराएंगे। आरबीआई से डिजिटल करेंसी की बात की गई है, लेकिन डिजिटल का हर्ष हम नोटबंदी के समय देख चुके हैं। हम कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन का हर्ष हम देख चुके हैं। ये दोनों कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये दोनों जमीन पर नहीं उतरेगा, कोई काम का नहीं है, पूरी तरह से खत्म है। दूसरी ओर आम जन को लगा था कि इनकम टैक्स स्लैब में जो 10 लाख का मांग चलते आ रहा है, कम से कम 5 लाख नहीं तो 2.5 लाख से बढ़ करके 3 लाख जरूर होगा, लेकिन वो यथा स्थिति बनी हुई रही। इनकम टैक्स रिबेट केवल 2.5 लाख तक ही सीमित रहा। साथ ही साथ वेतनभोगियों को इनसे बहुत उम्मीद थी कि हमारी जो वेतन में कटौती हुई है उसकी भरपाई होगी, वो भी इनका भरपाई नहीं हुआ है। किसानों को उम्मीद था कि किसान निधि योजना 6,000 से बढ़ करके 10,000 होगा, लेकिन किसानों को भी लॉलीपॉप दिखाया गया है, केमिकल फ्री और डिजिटल किसानी की बात कही गई। खबर रोहतास जिला के चेनारी से है। सासाराम के चेनारी थाना क्षेत्र के कनपुरा में बाइक के चपेट में आने से शिव कुमारी की मौत हो गई। बता दें कि मृतक शिव कुमारी कुंवर चेनारी थाना क्षेत्र के ही नारायणपुर गांव की निवासी बताई जा रही हैं। सड़क पार करने के दौरान हादसे की शिकार हो गई। बाइक से गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या हुआ है? कनपुरा में धक्का मार दिया। कौन गाड़ी? बाइक। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम संतू शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर। कौन थाना? चेनारी थाना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।